नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट की महुआ मोइत्रा के वार से बुरी फंसी बीजेपी की। बात होगी सांसद दानिश अली के आरोपों से घिरे लोकसभा अध्यक्ष की। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बुरी फंसी मोदी सरकार की। साथ ही जानेंगे उमर खालिद को लेकर क्या है कोर्ट का रुख। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी नीतीश के हमले से बेहाल बीजेपी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की 5वीं लिस्ट। 92 उम्मीदवारों के नाम, 3 मंत्रियों समेत 29 विधायकों का काटा टिकट। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, सामाजिक मुद्दों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं दिखती है सरकार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार में हुए घोटालों को लेकर जमकर साधा निशाना। कहा, भगवान राम के नाम पर वोट लेने वालों ने भगवान राम के घर को भी नहीं छोड़ा। अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च की गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट। इतिहास रचने के लिए पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी इसरो को बधाई। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान की सियासी जंग दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज कांग्रेस ने नवरात्र के 7वें दिन अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं बीजेपी ने भी दूसरी लिस्ट की घोषणा कर दी, लेकिन बीजेपी को गहलोत और पायलट को टक्कर देने के लिए उम्मीदवार नहीं मिले हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जिससे राज्य का सियासी तापमान अपने उफान पर है। आज 7वें नवरात्रि के शुभ अवसर पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की कई बैठकों के बाद राजस्थान चुनाव के लिए प्रत्याशी फाइनल किए गए। इस लिस्ट में कुल 33 नामों की घोषणा हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुरा से टिकट दिया गया है। वहीं सचिन पायलट को टोंक से फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट मिला है। कांग्रेस ने इस बार नौहर से अमित चौहान, कोलायत से भंवर सिंह भाटी, सादलपुर से कृष्णा पूनिया, अलवर से टीकाराम जूली, सिकराय से ममता भूपेश को टिकट दिया है। इसके अलावा सवाई माधोपुर से दानिश अबरार को टिकट मिला है। वहीं आज बीजेपी ने भी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 83 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को झालरापाटन से टिकट दिया है। वहीं सतीश पूनिया को आमेर से उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही वसुंधरा के कई समर्थकों को भी दूसरी लिस्ट में जगह दी गई है। इससे पहले बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें वसुंधरा समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे, जिसके बाद राजस्थान में मोदी और शाह के खिलाफ बगावत देखने को मिली थी। अब दूसरी लिस्ट में वसुंधरा समेत उनके समर्थकों को भी जगह दी गई है, यानी वसुंधरा के सामने मोदी और शाह ने हार मान ली है। वहीं बीजेपी ने टोंक और सरदारपुरा से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, यानी बीजेपी को अशोक गहलोत और पायलट को टक्कर देने वाले उम्मीदवार अब तक नहीं मिल पाए हैं, जबकि बीजेपी अब तक 124 नामों की घोषणा कर चुकी है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही राज्य में कांग्रेस का चुनाव प्रचार और तेज हो गया है। इधर महुआ ने भी बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। संसद में अडानी को लेकर सवाल पूछने से महुआ को घेरने की बीजेपी की साजिश फिलहाल सफल होती नहीं दिख रही है। इस बीच महुआ का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। महुआ पर संसद में सवाल पूछने के बदले कैश लेने का आरोप लगाने के बाद निशिकांत दुबे ने उनके ऊपर एक और गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ने कहा कि जब महुआ भारत में थी तो उस वक्त उनकी पार्लियामेंट लॉगिन आईडी का इस्तेमाल दुबई में किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसकी जानकारी जांच एजेंसियों को दी है, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर जोरदार पलटवार किया। एनआईसी से अनुरोध है कि कृपया सांसदों के सभी विवरण सार्वजनिक रूप से जारी करें, ताकि ये दिखाया जा सके कि वे उस स्थान पर भौतिक रूप से मौजूद थे जहां से उनके पीए और शोधकर्ताओं, प्रशिक्षकों, कर्मचारियों ने आईडी तक पहुंच बनाई थी। लीक के लिए फर्जी डिग्री वाले का इस्तेमाल ना करें, इसे अभी सार्वजनिक करें। अज्ञात एफपीओ के पास अडानी के शेयर है, जिनका मूल स्रोत से भी नहीं ढूंढ सका, और अडानी को मुंबई हवाई अड्डा खरीदने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई। दूसरे ट्वीट में महुआ ने लिखा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का असली सवाल है। ये ईमेल आईडी नहीं है जिसे हर पीए और हर सांसद की अनियंत्रित इंटर्न टीम सार्वजनिक रूप से रखती है और अपनी इच्छा अनुसार एक्सेस करती है। महुआ ने अडानी का नाम लेते हुए सीधे पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया।
उन्होंने कहा कि क्षमा करें श्रीमान अडानी, मैं शांति के बदले 6 महीने तक चुप रहने का आपका सौदा नहीं कर रही हूं और ना ही मैं दूसरा सौदा कर रही हूं जहां मुझे आप पर हमला करने की इजाजत है लेकिन प्रधानमंत्री पर नहीं। अडानी प्रश्न न करने के लिए नकद देते थे। टीएमसी सांसद ने कहा कि मुझे आने वाले समय में सीबीआई छापे का संदेश मिल गया है। मैं दुर्गा पूजा में व्यस्त हूं। मैं सीबीआई को आमंत्रित करती हूं कि घर आकर मेरे जूतों की जोड़ी गिने, लेकिन पहले कृपया अडानी के भारतीयों से चुराए गए 13,000 करोड़ कोयला धन के मामले में एफआईआर दर्ज करें। महुआ के इस वार से बीजेपी सांसद की चिंता जरूर बढ़ गई है। चिंता तो बीएसपी सांसद दानिश अली ने भी लोकसभा स्पीकर की बढ़ा दी है। दानिश अली ने महुआ को लेकर संसद की जांच समिति की तेजी पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है दानिश अली ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजनीति में कब नेताओं की जुबान फिसल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अक्सर एक दूसरे को घेरते घेरते नेता ऐसा बयान दे जाते हैं जिस पर बवाल खड़ा हो जाता है और वो बवाल काफी लंबे समय तक रहता है। अब हाल ही में महुआ मोइत्रा को लेकर बखेड़ा है जिस पर टीएमसी से लेकर बीएसपी तक लगातार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को घेर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने तो आरोप लगा दिया कि बीजेपी के सांसद रमेश बिधोड़ी की उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और मोइत्रा पर लगे सवाल के बदले रिश्वत के आरोपों के मामले में अलग अलग मापदंड अपनाए गए हैं। इसी के साथ ही बीएसपी सांसद ने यह दावा भी किया कि आचार समिति के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर ने मोइत्रा के मामले में सार्वजनिक रूप से बयान देकर नियम 275 का उल्लंघन किया है। अली ने पत्र में कहा कि पूरे सम्मान के साथ मैं आपका ध्यान विशेष अधिकार हनन और नैतिक कदाचार से संबंधित मामलों में संसदीय प्रक्रियाओं के घोर उल्लंघन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि मैंने 22 सितंबर को विशेष अधिकार हनन का एक नोटिस दिया था जिसमें सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा मेरे खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। उनका कहना है कि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार शिकायतकर्ता सदस्य को सबसे पहले विशेष अधिकार समिति के सामने बुलाया जाता है, उसके बाद ही आरोपी व्यक्ति को साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है। हालांकि सभी निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करते हुए जिस सदस्य पर मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है उसे बुलाया गया है और ये इस तथ्य से साबित होता है कि मुझे अब तक समिति में अपना पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया गया है। दूसरी ओर ऐसा दिखाई देता है कि आचार समिति ने महुआ मोइत्रा के मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया है। मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को आचार समिति ने मौखिक साक्ष्य के लिए 26 अक्टूबर को बुलाया। अली ने यह भी दावा किया कि मुझे भी आश्चर्य है कि एक तरह के नोटिस शिकायत के मामले में 2 तरह की प्रक्रियाओं का पालन कैसे किया जा रहा है। अब बीएसपी सांसद ने जो सवाल उठाए हैं वो लाजमी भी हैं, इस पर तो बीजेपी का घिरना तय है। दानिश अली के इन आरोपों से बीजेपी की मंशा पर फिर बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल तो कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर उठाए हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में विपक्षी दल की भूमिका बीजेपी नहीं निभा पा रही थी, बल्कि सामाजिक संगठन और कैग की रिपोर्ट ने हंगामा खड़ा कर रखा था। लेकिन 10 साल बाद सामाजिक संगठनों के आंदोलन और या फिर कैग की रिपोर्ट की कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये साबित हो गया है कि इनका मकसद सिर्फ कांग्रेस की सरकार को बदनाम करना था और अब तो मोदी सरकार ने कैग के ही पर कतर दिए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मनमोहन सिंह के खिलाफ रची गई थी साजिश? सरकार को बदनाम करने के लिए जिस सीएजी रिपोर्ट को आधार बनाया गया, जांच में कुछ भी नहीं निकला और अब तो सीएजी को काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। यूपीए सरकार में कैग को काम करने की पूरी आजादी मिली हुई थी। भले ही कैग ने लगातार सरकार के कामकाज पर सवाल किए और उसकी रिपोर्ट से सरकार मुश्किल में भी फंसी, लेकिन कैग के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई। अब कैग के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, जिस कैग ने साल 2015 में 55 रिपोर्ट्स निकाली थी, 2023 में वही कैग बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट्स निकाल पा रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट में 1 रुपए का काम 14 रुपए में किया गया। 1 किलोमीटर की सड़क को 4 तरीके से नापकर 4 किलोमीटर की सड़क बताया गया। आयुष्मान योजना के घोटाले सामने आए, जहां एक ही मोबाइल नंबर से लाखों लोग जुड़े थे, लेकिन कैग की रिपोर्ट पर मीडिया में कुछ नहीं दिखाया गया। रामलीला मैदान में भी कोई आंदोलन देखने को नहीं मिला। उल्टा कैग के जिन 3 अधिकारियों ने मोदी सरकार के घोटालों को उजागर किया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अतुराव सिन्हा जो भारतमाला प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के प्रभारी थे, उनको दिल्ली से त्रिवेंद्रम भेज दिया। दत्त प्रसाद सूर्यकांत सिरसाट जो आयुष्मान योजना से जुड़े ऑडिट के प्रभारी थे, इन्हें लीगल सेल में भेज दिया गया। जबकि अशोक सिन्हा जिन्होंने आयुष्मान योजना का ऑडिट शुरू किया था, उन्हें राजभाषा में भेज दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कैग मुंबई कार्यालय को एक ईमेल भेजा गया जिसमें कहा गया है कि सारा ऑडिट और फील्ड वर्क रोक दिया जाए, यानी मोदी सरकार घोटाले की जांच नहीं चाहती। पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे पीएम मोदी से 3 सवाल हैं। कैग को सारा फील्ड वर्क बंद करने का आदेश किसके कहने पर दिया गया?
जिन कैग अधिकारियों ने घोटालों को उजागर किया उनका ट्रांसफर क्यों किया गया, किसके निर्देश पर कैग का गला घोटा जा रहा है। स्वायत्त संस्था पर आप बुलडोजर चलाएंगे तो विपक्ष इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कैग को लेकर मोदी सरकार की नीयत और मंशा दोनों ही शक के घेरे में हैं। इधर उमर खालिद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 2020 में दिल्ली में हुए टकराव के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था और तभी से खालिद जेल में बंद हैं। उन पर दो समुदायों के बीच टकराव की साजिश रचने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की है, लेकिन अब खबर आ रही है कि खालिद की मुश्किलें कम हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू के पूर्व स्कॉलर और कार्यकर्ता उमर खालिद के गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की चुनौती देने वाली याचिका को अन्य मौजूदा याचिकाओं के साथ टैग कर दिया। इससे पहले 12 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। समय की कमी का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। यूएपीए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका के साथ खालिद ने पिछले साल जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। खालिद दिल्ली सांप्रदायिक टकराव की बड़ी साजिश के मामले में 3 साल से ज्यादा वक्त से सलाखों के पीछे हैं। उन पर फरवरी 2020 में हुई दिल्ली सांप्रदायिक टकराव की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आरोप का सामना करना पड़ रहा है। उमर को भी अपनी रिहाई का इंतजार है। इंतजार तो गजा को भी बड़ी राहत का है। गजा में इजराइल के विमान बेकसूरों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल अब गजा पर कब्जा कर वहां अपनी मन माफिक सरकार बनाने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी ओर फिलिस्तीन में गजा पट्टी में हालात खराब होते जा रहे हैं। इजराइल के हमले का हमास प्रतिरोध तो कर रहा है, लेकिन जिस तरह से पूरे पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, उससे फिलिस्तीन मुश्किल में दिख रहा है। क्या है फिलिस्तीन में ताजा हालात, देखते हैं ये रिपोर्ट। गजा पट्टी को मिस्र से जोड़ने वाले राफा क्रॉसिंग बॉर्डर को आज खोल दिया गया, जिससे गजा में मानवीय सहायता पहुंचना भी शुरू हो गई है। लेकिन इनके बीच अभी भी इजराइल के गजा पर हमले थमते नहीं दिख रहे हैं। गजा शहर में बने 30% से ज्यादा मकान जमीन में मिल चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन सहित पश्चिमी देश खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका की दोहरी नीति दिखाई दे रही है और वो इजराइल को गोला बारूद दे रहा है और दावा कर रहा है कि इजराइल को इसकी कमी नहीं होने देंगे, तो दूसरी ओर लड़ाई रोकने की बात भी कर रहा है। इस बीच इजराइल हमास जंग को रुकवाने के लिए मिस्र में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें कतर, यूएई, इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा, यूरोपियन काउंसिल समेत 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि कोई भी चुनौती हो, हम अपनी जमीन छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने स्कूल, अस्पतालों से लेकर औरतों और बच्चों तक को निशाना बनाया। वो हर तरह के मानवीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। बैठक में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने इजराइल के हमले पर पश्चिमी देशों की चुप्पी की निंदा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को बेघर करना पूरी अरब दुनिया के लिए चिंता की बात है। बैठक में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने ऐलान किया कि गजा के लोगों की मदद के लिए मिस्र की राफा क्रॉसिंग अब खुली रहेगी और जरूरत के सामान की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। दूसरी ओर इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और मोरक्को सहित मुस्लिम देशों में मौजूद अपने नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने बीजेपी के आरोपों को लेकर करारा जवाब दिया है। तो ऐसा क्या कह गए नीतीश कुमार जिससे बिहार में गर्मा गई है सियासत, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोतिहारी में एक सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं को अपना दोस्त बता दिया था, जिससे बिहार की सियासत में चर्चा शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने तुरंत ही साफ कर दिया है कि बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं है। नीतीश ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। मेरे कहने का मतलब बीजेपी के साथ का बिल्कुल नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि जो काम हुआ है उसे याद रखिए। बीजेपी में जाना ही कौन चाहता है। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को निशाने पर लेते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी कहां और क्या थे, उनको याद नहीं रहता है क्या? जब विश्वविद्यालय में थे तो छात्र नेता के चुनाव में मैंने कई वोट उनको दिलवाए थे। विपक्ष चाहे जितना अटैक करे, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। मैं अपना काम करता रहता हूं। नीतीश जब अपने बयान पर सफाई दे रहे थे तो उस समय तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े थे। मीडिया के सामने ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखा और फिर कहने लगे कि ये बच्चा ही हम लोगों का सब कुछ है, हम साथ मिलकर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।